आज हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 144 एनसीईआरटी और इरिगेशन की। क्या मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फेड, दैट इज द सक्सेस ऑफ क्रॉप इन मोस्ट एरिया इज डिपेंडेंट ऑन टाइमली मॉनसून एंड सक्सेसफुल सफिशिएंट रेनफॉल स्प्रेड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन। कहते हैं, अब ये ना बहुत पहले की बात कर रहे हैं, आजकल तो है ही नहीं मेरे हिसाब से। पहले क्या होता था, मेनली जो भी फील्ड थी, जो भी एरिया थे, जो फार्मिंग एरियाज थे, वो डिपेंड करते थे रेनफॉल पे कि बारिश अच्छी होगी तो रेनफॉल अच्छी, मतलब बारिश अच्छी होगी तो फील्ड जो है सही चलेगी। अच्छा, बारिश की टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए। पता लगा हम हार्वेस्ट के 3-4 दिन पहले बारिश हो रही है, ठीक है ना। हार्वेस्ट होने के कुछ समय पहले क्या हो जाती है, जो क्रॉप हो जाती है वो पक चुकी होती है, ठीक है, ऑलरेडी रिपेंड होती है, तो उसको उस समय में पानी डालना मतलब खराब करने वाली बात होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात। लेकिन अगर हम आज की डेट की बात करें तो रेनफॉल के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंसी रहती है किसके ऊपर, जो रिवर्स के ऊपर, केनाल्स के ऊपर, बोरवेल्स के ऊपर, वेल्स के ऊपर, ठीक है। फार्मिंग जो है मेनली अब थोड़ा सा चेंज हो गई है। रेनफॉल क्योंकि टाइम टू टाइम तो होती नहीं थी, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा होगी तो बिल्कुल कभी पड़ी नहीं, तो उसकी वजह से जो सक्सेस रेट है हमारी फार्मिंग का वो डिटेरिएट हो रहा था, वो नीचे जा रहा था, जिसकी वजह से आज की डेट में हर किसी के पास अपना अपना कोई ना कोई कह सकते हैं तरीका है कैसे उसको इरिगेट करना है, ठीक है। अब बता रहे हैं लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। कहते हैं अगर हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उससे क्या होगा। कह रहे हैं हेंस पुअर मॉनसून कॉज द क्रॉप फेलियर, अगर मॉनसून अच्छा नहीं रहा तो क्रॉप फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। Ensuring that the crop get water at the right stage पे उसको पानी अगर मिलेगा तभी वो ठीक रहेगा, अदरवाइज वो खराब, वही हार्वेस्टिंग से पहले हुआ तो खराब है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है hence poor monsoon cause the crop failure, ensuring that the crop get water at the right stage during their growth season। The right stage during their growth season का मतलब क्या है, कह रहा है सीजन के अंदर क्या राइट स्टेज है उसको देने के लिए, समझ आ रही है यहाँ तक आगे। अगर ऐसा होगा कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ एनी क्रॉप, अगर टाइम पे अच्छे टाइम पे ही मॉनसून आ रहा है, अच्छे टाइम पे रेनफॉल हो रही है, तो हमारी जो फील्ड है उसकी यील्ड अच्छी जाएगी, हमारी जो क्रॉप है उसकी यील्ड, उसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी जाएगी। देयरफॉर मैनी मेजर्स आर यूज्ड टू ब्रिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल लैंड अंडर इरिगेशन, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं एग्रीकल्चरल लैंड को लेके। अच्छा, कह रहे इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अ हाईली वेरिड क्लाइमेट। हम लोगों का जो रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, वो बहुत ज़्यादा है। कोई वेल से पानी ले रहा है, कोई ट्यूबवेल से ले रहा है, कोई समरसीबल से ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, कोई रेनफॉल पे डिपेंडेंसी है, कोई पोंड से डिपेंडेंसी पे है, पोंड होते हैं, कोई पॉन्ड की डिपेंडेंसी में है, कोई रिवर की डिपेंडेंसी में है, कोई केनाल की डिपेंडेंसी में है, तो वो भी डिपेंडेंसी अलग अलग है। तो इंडिया के अंदर वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज हाई, ठीक है, एंड हाईली वेरिड क्लाइमेट। और क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, हर 3 महीने में क्लाइमेट चेंज हो जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। कह रहा है सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर अडॉप्टेड टू सप्लाई वाटर टू द एग्रीकल्चरल लैंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। कह रहा है इसीलिए अलग अलग तरीके के हम लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं, उनको पानी के रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। पहला है वेल, वेल क्या होता है, कुआं, ठीक है। कहता है देयरफॉर 2 टाइप ऑफ वेल्स नेमली डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। इन डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर bearing strata. Tube well can be tap water from the deepest strata. From these wells water is lifted up for the irrigation। वो क्या कह रहे हैं, पानी को नीचे से ऊपर उठा के कहाँ डाल देते हैं, फील्ड में डाल देते हैं। इसको डालने के 2 तरीके हैं। एक तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक तो हम लोगों ने वेल जो है, ट्यूबवेल जो है उससे यूज़ किया, ठीक है। ट्यूबवेल कैसे है, ट्यूब डाल रखी है उसके अंदर, वो वाला वेल, तो वेल होता है नॉर्मल वाला, ठीक है। उससे हम लोग बाल्टियाँ डाल के निकालेंगे, अगर बार बार बाल्टी डाल के निकालेंगे तो दिक्कत है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे हमने सिस्टम बनाए, लेकिन नाम उसका ट्यूबवेल ही है आज। अगला है केनाल सिस्टम। केनाल सिस्टम मतलब कि बड़े बड़े केनाल्स बना दिए, बताया था, बड़ी बड़ी नालियाँ है ना, 100-200 फुट की बना दी, जिसकी वजह से पूरा पूरा गाँव पानी ले लेगा। नहर बोलते हैं इसको शायद हिंदी में, ठीक है। कह रहा दिस इज यूजुअली एन एलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम इन दिस और मोर रिजर्वर्स और
फ्रॉम द रिवर, रिजर्वर्स मतलब जो डैम्स के आसपास पानी रोक रखा है वहां से आ जाता है पानी केनाल्स के पास, या तो कहां से आ जाता है, रिवर से। आई बात समझ? आगे कह रहा है रिवर लिफ्ट सिस्टम। अगला क्या सिस्टम है, इन एरिया वेयर कैनाल फ्लो इन इनसफिशिएंट और इरेगुलर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वर्स रिलीज, द लिफ्ट सिस्टम इज मोर रैशनल, वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर फॉर द सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरिया क्लोज टू द रिवर। रिवर के आसपास क्या कर सकते हैं, रिवर लिफ्ट, क्या कर सकते हैं, रिवर लिफ्ट। रिवर लिफ्ट के अंदर क्या है, हम लोग रिवर के अंदर से ही पानी लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर से पानी कैसे लेंगे, उसमें से निकाल के। अगला क्या है, टैंक। दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर विच इंटर्स एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरिया। ये क्या कह रहे हैं, टैंक्स बनाए हैं, टैंक्स में से पानी लेते रहेंगे। आई बात समझ? बड़े बड़े टैंक्स, आप लोगों ने कभी अपने आसपास छत पे जाके टैंक्स देखे बड़े बड़े, ठीक है, तो उस टैंक से वो लोग पानी लेते रहते हैं। लास्ट टॉपिक था हमारा इरिगेशन का, फ्रेश इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, watershed management. This involved building small check dams which lead to an increase in groundwater level. The check dams stop the rainwater from the flowing away and also reduce soil erosion. देखो जो बारिश हो रही है, ठीक है, उससे हम लोग अपने घरों के ऊपर भी जो छत है, ठीक है, जो हमारी छत है, चाहे अभी तो हम लोगों की जो दिल्ली के अंदर छत है वो ऐसे स्ट्रेट रहती है, राइट, उसको हम खेल कूद सकते हैं, तो उसके अंदर एक ड्रेन पाइप जा रहा होता है और वो ड्रेन पाइप एग्जैक्टली नीचे जो हमारी जाली है उस पर से कनेक्टेड होता है और रेन वाटर के लिए अलग से लाइन जा रही है, बट अल्टीमेटली वो एक ही ड्रेन पाइप में मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको अलग कर लें, ठीक है, और इसको कहाँ फेंक दें, एक ऐसी जगह पे रिजर्वर्स में स्टोर कर ले जिसकी वजह से हम खेती में कभी यूज़ करें। लेकिन अभी यहाँ की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आसपास कहीं फार्मिंग हो रही है, नहीं, हमारे यहाँ से फर्स्ट फार्म लैंड भी पड़ेगा वो भी अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 किलोमीटर अवे पड़ेगा, वही मोर देन इट, ठीक है, आउटकट्स पे ही हो रही है खाली, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग तो ऐसा नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर कहीं पे हो रहा है तो वो लोग कैसे करते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, छोटे छोटे डैम्स बना लेते हैं जहाँ पे पानी रिजर्व करते हैं और बाद में वहाँ से फ्रेश वाटर लेते रहते हैं, ठीक है। दिल्ली का तो जो फ्रेश वाटर है वो भी फ्रेश वाटर है ही नहीं, वो भी रेन वाटर एसिडिक हो चुका है। अगली बात करते हैं हम क्रॉप पैटर्निंग की, ठीक है। क्रॉप पैटर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों? मान लो जो एक छोटा फार्मर है, एक स्मॉल फार्मर है, तो वो फार्मिंग कैसे करता है, एक स्मॉल लैंड पे कर रहा है, उसको अपने फार्म की जो फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन करके रखनी है। फर्टिलिटी कैसे मेंटेन होगी, मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर आज मैंने यहाँ पे एक वेजिटेबल लगा दिया, नेक्स्ट टाइम कोई फूडर क्रॉप लगा दूंगा, फीडर क्रॉप लगा लूँगा, नेक्स्ट टाइम शुगर केन लगा लूँगा उसी एक पीस ऑफ लैंड पे। एक तो ये तरीका हुआ। एक क्या हुआ, मैंने पैटर्न्स बना दिए, एक लाइन लगा ली कुकुम्बर की, एक लाइन लगा दी किसी और चीज़ की, एक किसी और चीज़ की, ऐसे ऐसे करके मैंने लाइंस बदलता गया, ठीक है, एक ही पीस ऑफ लैंड पे, ठीक है। एक लाइन पूरी जा रही है कुकुम्बर की, एक लाइन पूरी आ रही है पोटैटोज की, एक लाइन पूरी जा रही है टोमेटोज की, ऐसे ऐसे करके मैंने वेजिटेबल फार्म लगा दिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इंटर क्रॉपिंग के एग्जाम्पल दे रखे हैं, मिक्स क्रॉपिंग एग्जाम्पल दे रखे हैं, कौन सी क्रॉप किस क्रॉप के साथ लगानी है उसका भी एग्जाम्पल दे रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्रॉप कुछ छोड़ेगी और दूसरी क्रॉप उसमें से ले लेगी कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी हार्म हमारी नहीं होगी। आगे देखते हैं, कह रहा डिफरेंट वे ऑफ ग्रोइंग क्रॉप कैन बी यूज्ड टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट्स। कैसे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे? Mixed cropping is growing 2 or more crops simultaneously on a same piece of land. For example, wheat plus gram. Wheat और ग्राम को एक ही पीस ऑफ लैंड पे उगाएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ व्हीट उग रहा है यहाँ ग्राम उग रहा है, पूरी की पूरी फील्ड है उसको आधा डिवाइड कर दिया, ठीक है, पूरी फील्ड को आधा डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल समझते हैं, गलत एग्जाम्पल लेकिन फिर भी समझ आ जाएगा तुम्हें। मान लो मेरे पास 1000 गज की जगह है, 500 गज अलग कर दिया, 500 गज अलग कर दिया, जो 500 गज अलग कर रहा है उसके अंदर पूरी फार्मिंग हो रही है किसकी, वीट की, और दूसरे में ग्राम की। तो ऐसा क्या किया, क्यों किया? फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। वैसे तो ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है कि अगर मान ले एक के अंदर ज़्यादा बारिश आने की वजह से एक खराब हो गया तो ज़्यादा बारिश आने की वजह से एक ज़्यादा बेटर हो गया। रिस्क मैनेजमेंट के लिए पढ़ लेते हैं, पता लग जाएगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same piece of land. For example, wheat, gram, or wheat plus mustard, groundnuts plus sunflower.
ठीक है, ये एग्जांपल होता है ग्राउंडनट्स के साथ सनफ्लावर, वीट के साथ ग्राम और 2-2-2। कह रहा किस लिए? दिस रिड्यूस रिस्क, गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन क्रॉप। ठीक है, एक क्रॉप फेलियर की वो एश्योरिटी देता है, अगर एक खराब भी होगी तो दूसरी खराब नहीं होगी। ये क्या था? एक स्मॉल फार्मर के लिए था। अगर पूरी ही एक चीज़ की लगाता और ज़्यादा बारी हार्वेस्टिंग के 1-2 दिन पहले हो जाती तो पूरी क्रॉप गई, घाटा, लॉस। उस लॉस को कैसे बियर करेगा? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हाफ लैंड हमने एक चीज़ का लगाया, हाफ लैंड किसी एक और दूसरी चीज़ का लगाया। ठीक है, उससे क्या होगा? रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा उससे। ठीक है ना, रिस्क कम हो जाएगा। और रिस्क जो कम हो जाएगा उससे क्या है कि भैया एक के पैसे तो आएंगे कम से कम, जो लगाए वो पैसे तो वापस मिल जाएंगे यानी हाँ। ठीक है ना, बस खत्म, ले जा बेटा इसको। आगे कहता है इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन अ सेम फील्ड इन डिफरेंट पैटर्न। कैसे लगानी है? डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर। जैसे कि एक लाइन किसी और चीज़ की लगा दी, एक किसी और की, एक किसी और की। लेकिन ये सब किस केस में चल सकता है? ये ज़्यादातर वेजिटेबल के केस में चल सकता है। ठीक है, बड़े बड़े केसेस में ये नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता यहाँ शुगर केन लगा ली और यहाँ पे मैंने वीट लगा दी, या ग्राम लगा दी या ग्राउंड लगा दी, यहाँ पे सनफ्लावर लगा दिया, तो उसकी हार्वेस्टिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आजकल हार्वेस्टिंग हाथ से नहीं होती। आजकल हार्वेस्टिंग पता किस चीज़ से होती है? मशीन से होती है, कंबाइनर होता है। ठीक है, कट करता जाएगा, हार्वेस्ट होते जाएगी, सीड निकालता जाएगा, बैग में डालता जाएगा, पैक कर करके फेंकता जाएगा। ठीक है, आजकल अलग तरीके से फार्मिंग होती है। चले, intercropping is growing 2 or more crops simultaneously on the same field of land in a different pattern. A few row of one crop alternate with a few row of second crop. For example, soyabean plus maize. सोयाबीन के साथ मेज लगा दिया, बाजरे के साथ लोबिया लगा दिया। लोबिया देखा, व्हाइट कलर के राजमा जैसा होता है। अच्छा, the crop are selected such that their nutrition requirement are different. ये क्यों लगाया है? जिससे उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। अगर एक को प्रोटीन ज़्यादा, एक को अमीनो एसिड्स, एक को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए तो दूसरे को पोटेशियम ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से एक समय पे पूरी की पूरी लैंड एक ही चीज़ लेके ख़त्म ना हो जाए। एग्जाम्पल समझते हैं, गलत एग्जाम्पल है फिर भी समझते हैं। मान लेते हैं लैंड के अंदर 200 kg 200 kg अप्रॉक्सीमेटली नाइट्रोजन गैस है, जो कि गलत एग्जाम्पल है, समझ आएगा लेकिन इससे। अब हुआ क्या, ये 200 kg के अंदर मैंने ऐसे 2 चीज़ें लगा दी जो कि नाइट्रोजन ही ले रहे हैं। दोनों ने 2 महीने में 200 kg खत्म कर दिया। अब अगले महीने क्या खाएंगे, है ना? लेकिन इसके थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने 2 अलग अलग क्रॉप्स लगाए, जिसके अंदर से खाली एक क्रॉप को नाइट्रोजन चाहिए, एक को पोटेशियम ज़्यादा चाहिए। तो 200 की 200 एक ही क्रॉप के लिए अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। The crop are selected such that their nutrient required are different. हम इस तरीके से कैसे करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जिससे रिक्वायरमेंट जो रहेगी डिफरेंट रहेगी। एक को जो लेना है वो दूसरा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो मैंने अभी आपको टैंक वाला एग्जांपल दिया, एग्जांपल है, वो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जो गैसेज हैं वो तो हवा से नीचे आती है, नीचे से फिर ऊपर जाती है, वो थोड़ा एक साइकिल से होता है, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल पढ़ोगे आप लोग, पहले था हमारे सिलेबस में, अब कट हो गया वो आगे। This ensures the maximum utilization of the nutrient supply and also prevent pests and diseases from the spreading to all the plant belonging to one crop in a field. This way both crop can give the better return. मान लो कि एक specific kind of insect या pest हमारी फील्ड में लग गया, ठीक है, स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक चीज़ें तो खाएगा। ठीक है, और मैंने जो कॉम्बिनेशन आप लोगों को पढ़ के दिए हैं, अगर एक इंसेक्ट एक चीज़ खा रहा तो वो मैक्सिमम केसेस में वो दूसरी चीज़ को पसंद नहीं करता होगा। पेस्ट की बात कर रहा हूँ वैसे मैं, ठीक है, तो ये सब इन्होंने तरीके से लिखा हुआ है। तो इससे हमारी क्या है, मैक्सिमाइजेशन नहीं होगी लेकिन रिस्क मैनेज जरूर हो जाएगा। ठीक है, और परफेक्टली यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। अगला क्या कहता है, ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान्ड सक्सेशन इज नोन एज द क्रॉप रोटेशन। अब ये क्या, इस साल ये उगाया, दूसरे साल ये उगाएंगे, तीसरे साल ये उगाएंगे, चौथे साल ये उगाएंगे, ये तो सालों का हो गया। लेकिन एक साल में 2 या 2.5 या 3 कम से कम हम लोग क्या लगाते हैं, फील्ड बार बार। तो एक बार ये लगाया, दूसरी बार वो चीज़ लगाएंगे जिससे मेरी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है सॉइल की वो मेंटेन रहे। अरे बात समझ। तीसरी बार वो लगाएंगे जो पहले वाला लेके गया और उस वो वाला वापस करे। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट क्रॉप लगाई मैंने, फर्स्ट क्रॉप जो न्यूट्रिएंट लेके जाती है, ठीक है, वो कुछ न्यूट्रिएंट दे के भी जाती है।
अब जो सेकंड क्रॉप मैंने लगाई वो ऐसी क्रॉप लगाई है कि कुछ न्यूट्रिएंट जो फर्स्ट वाला लेके गया वो उसको रिप्लेनिश कर दे, आई समझ। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। इज इट क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन crop rotation is done for a different crop combination. The availability of moisture and irrigation facility decide the choose of crop to be cultivated after one harvest. अभी हुआ क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता मैं रेनी सीजन में वीट लगा लूँ तो खराब हो जाएगी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि घोर गर्मी में मैं राइस लगा लूँ, पानी छोड़ा आ जाएगा ना, पानी को स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता राइस को, तो होगा ही नहीं, कैसे चलेगा वो। तो इस तरीके से हमारी क्रॉपिंग हार्म हो जाएगी क्रॉप रोटेशन में। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन में हम लोगों को ये सब चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी कि कौन सा सीजन किस चीज़ का है, क्या लगाना है, ठीक है। तो इससे भी हम ये क्या क्या समझ आया कि रिस्क को मैनेज कर रहे हैं लोग, हार्म होने से रोक रहे हैं, प्रोटेक्शन चल रही है, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन नहीं चल रही, ये नहीं सोच रहे मैक्सिमाइज कैसा होगा, ये सोच रहे हैं कि घाटा कम कैसे होगा। देख अगर नहीं हुआ तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, काम तो उसमें भी खराब नहीं होना, लेकिन अगर हो गया तो आधी चीज ही खराब हो ना, पूरी चीज से तो आधी चीज खराब होना फिर भी बेटर है। आगे बात समझ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पेज नंबर 145, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। मतलब क्या है, नाम से क्लियर है, क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करना और मैनेज कैसे करना है। कहते हैं फील्ड क्रॉप आर इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड, इंसेक्ट, पेस्ट, डिसीजेस। इफ वीड्स एंड pests are not controlled at appropriate time, then they can damage the crop so much that most of the crop is lost. कह रहा है इंसेक्ट, पेस्ट, वीड्स को अगर हम लोग टाइम टू टाइम नहीं रोकेंगे तो हमारी पूरी खराब भी हो सकती है क्रॉप, ठीक है। तो आगे कह रहा वीड होते कौन है, वीड आर अनवांटेड प्लांट, जिसको हमने बुलाया नहीं, खुद आ गया और आने के बाद हमारे प्लांट के न्यूट्रिशन को चोरी करके खा भी गया। अगर सारा न्यूट्रिशन वो खा लेगा तो मेरे प्लांट को क्या मिलेगा, कुछ नहीं, ठीक है। और कुछ तो मिलेगा, चलो ऐसे क्या, कुछ नहीं, कुछ तो मिलेगा, लेकिन उस कुछ में कुछ ही होगा फिर। तो जो ग्रोथ होनी चाहिए क्या वो ग्रोथ हो पाएगी? तो मुझे वो प्रॉफिट हो पाएगा जो होना चाहिए था? नहीं। क्या मेरे इन्वायरमेंट को वही चीज का प्रॉफिट होगा? मेरे इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट अर्थ के इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं। अब क्या है, वीड आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड, फॉर एग्जाम्पल ज़ेंथियम, ठीक है, जैसे गोखरू बोलते हैं लोग, ठीक है। एक आती है गाजर घास, बहुत ज़्यादा फेमस है गाजर घास तो, ठीक है। और क्या है, मोथा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो वीड्स हैं और हम लोगों को अल्टीमेटली इनको हटाना है, ठीक है। अब हटाएंगे कैसे? स्प्रेड कर दो वीडीसाइड, लेकिन सर स्प्रेडिंग इज नॉट गुड ना, स्प्रेड किससे करेंगे? वीडीसाइड इज इट्स अ केमिकल, तो केमिकल हार्म करेगा हमारी फील्ड को, हमें, हमारी क्रॉप को, और अल्टीमेटली दिक्कत हो जाएगी हमारे इन्वायरमेंट को। अब हमारा इन्वायरमेंट आ रहा, मेरा नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट। दे कम्पीट। तो अब ये करते क्या है, ये कम्पीट करते हैं हमारे जो हमने प्लांट लगाया उसके साथ, फूड को, स्पेस को, लाइट को, ठीक है। फूड को, स्पेस को, लाइट को कम्पीट करते हैं। कम्पीट करना समझते हो? उससे वो ले लेते हैं, उसके हिस्से का भी खा जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। फिर वीट टेक अप द न्यूट्रिशन, रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। वीट सारा न्यूट्रिशन ले लेगी तो क्रॉप की ग्रोथ रुक जाएगी। Therefore, removal of weed from cultivated field during the early stage of the crop growth is essential for the good harvest. ठीक है, वीड को हटाना, हमारी हार्वेस्टिंग गुड हो जाएगी। कब? जब ये वीड हट जाएंगे। अगला, जनरली इंसेक्ट्स, पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 वे। दे कट द रूट्स। एक कहानी क्या है, जिससे रूट्स कट करते हैं इंसेक्ट और पेस्ट दोनों मिलके, ठीक है। दूसरा, दे बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट, और उसके अंदर छेद करके चले जाते हैं। इस समय, बारिश के समय में बहुत सारे सामान ऐसे हैं जिसके अंदर कीड़े हैं। मैंने आप लोगों को कभी बताया भी था कि इस समय पे हम लोगों को वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि लोग कहते हैं चिकन नहीं खाना, वाले चिकन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को इस समय पे नहीं खानी। क्यों? उन सब चीज़ों में इंसेक्ट्स की प्रेजेंस हो सकती है, और हम इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं, और इतने ज़्यादा हम लोग अपने ऊपर ध्यान भी नहीं डाल रहे खाते समय कि उसके अंदर सच में वो चीज़ है या नहीं। सिलेक्टिव चीज़ें ही खानी चाहिए इस समय पे, जिसके ऊपर पेनिट्रेशन ऑफ इंसेक्ट्स कम होता हो, ठीक है।
अब कह रहा दिस सक द सेल सैप फॉर द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका सेल जो है ना, सेल का सैप ही सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सेल डेड हो जाता है। हमें आपने देखा पत्ते के बीच में ब्राउन सा एक स्पॉट आ गया, ब्लैक स्पॉट आ गया, मतलब वो वहाँ से मर चुका है, उसकी सेल्स डेड हो चुकी है। तो वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी। तो नहीं चलेंगी तो हम क्या करें, इंसेक्ट और पेस्ट को भगाओ। पेस्ट क्या है, चूहा, उसको भगाने के लिए सांप लेके आओ, बताया था ना तुम्हें, वरना पेस्टिसाइड आता है। इंसेक्ट को मारने के लिए मुर्गियाँ छोड़ दो, मुर्गी, ठीक है, मुर्गी को जो खाना होगा थोड़ा बहुत बीज वो खा लेगी, लेकिन कितना ही खा लेगी, अंडे भी तो देगी, बेच के कमा लेंगे वापस, ठीक है, और वो इंसेक्ट्स खाएगी, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन होता है उसके सामने अगर तुम नॉन वेज रखो और वेज रखो, वो क्या खाएगा? अब चिकन को वहाँ वॉर्म दिख रहा है, वो वॉर्म खाएगा, मेरे सीड खाने आएगा, वॉर्म खाएगा, वॉर्म बढ़िया चीज़ है, ठीक है। हाँ, तो उनको छोड़ सकते हैं। अगर हम उसको नहीं रख सकते तो आजकल तो क्या होता है ना, हर थोड़ी डिस्टेंस के बाद कुछ पेजेस आते हैं जो स्टिकी होते हैं, उन पे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे स्टिक होकर मर जाते हैं, या उसको रैप करो, उसको फेंक दो, ठीक है ना। तो वो एक है तरीका। आजकल ट्रैप आता है, पेपर ट्रैप आता है, जिसके ऊपर चूहा चढ़ता है और फंस जाता है, मरेगा नहीं, फंस जाएगा, तो उसको बाहर फेंका, ठीक है। अब फेंकेंगे वापस, कल को फिर वापस आ जाएगा, तो स्नेक छोड़ दो बेटर, बिना वेनम वाले, ठीक है ना। पालतू जो घर पे वापस आ जाए रात को, फिर हम उसको सहला के सुला दें, है ना, वैसे वाले। ये नहीं रात को वापस आया हमें सुला दिया उसने, वो वाला नहीं। क्लियर है यहाँ तक? आगे कह रहा है डिसीज इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। अगला लेवल, These pathogens can be present in and transmitted through the soil, water and air। कहते हैं डिसीजेज जो हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, ये वाटर से, एयर से कभी भी जा सकती हैं और हमारे प्लांट को क्या कर सकती हैं, अल्टीमेटली हार्म कर सकती हैं। क्लियर है? आगे, वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिसीज can controlled by various methods. One of the most commonly used method is the use of pesticide, which include herbicide, insecticide and fungicide। आगे बात समझ, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हम लोग सारे केमिकल्स यूज करने के लिए हमें बता रहे हैं। आगे क्या है, these chemicals are sprayed on a crop plants are used for treating seeds and soil। However, excessive use of these chemicals create problems since they can be poisonous to many plants। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स के लिए पॉइजनस रहते हैं, तो उनको ऐसे स्प्रे बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा स्प्रे मार दूंगा तो बढ़िया सारे मर जाएंगे चूहे, ऐसे नहीं है। चूहे के साथ साथ जो तूने क्रॉप लगा रखी है वो भी खराब हो जाएगी, उसके साथ साथ तू भी तो सांस ले रहा बच्चा है, तुम भी बेहोशोगे पड़ोगे मिलोगे वहीं पे, क्योंकि वो केमिकल अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है वीड कंट्रोल मेथड ऑल्सो इंक्लूड द मैकेनिकल रिमूवल। हाथ से जाके उखाड़ सकते हैं, ठीक है। लेबर आती है, चीप लेबर मिल जाती है आपको फार्मिंग लैंड्स के लिए, ठीक है ना, जो दिन में 2-3 घंटे के लिए आएगी, ठीक है ना, और 1-2 घंटे के अंदर वो क्या है, थोड़े से 100-200 रुपये लेंगी, तो घूमते घूमते सारी वीड निकाल देंगी। केमिकल फ्री रखते हैं ना थोड़ा सा, केमिकल जो डालोगे स्प्रे करने के लिए, उसके लिए तो एक बंदा छोड़ोगे, वो भी स्प्रे करने जाएगा, इतने में 2-3 लेबर छोड़ दो, स्प्रे का खर्चा बचेगा, एक बंदे का खर्चा ही बचेगा, 2 लोग छोड़ दो, खुद उखाड़ के निकाल लेंगे। उनकी तो आंखें बड़ी तेज होती हैं, उनको वीड पता है, बचपन से वही नहीं, उनको वीड का पता है, कौन गाजर खा है, ऐसे कट करके निकालते ही छत्ते बनते हैं, ठीक है ना। एक साइड में फेंक दो, कंपोस्ट बना के फेंक देंगे उसके, हम कल को कंपोस्ट बना के वापस उसी में डाल देंगे, अच्छी चीज़ है। आगे क्या कहता है, प्रिवेंटिंग मेथड सच एज द प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग, और क्या क्या हम लोग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। टाइम पे सीड लगाना, सीड की जर्मिनेशन चेक करना। क्या सब अदर प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द पेस्ट आर यूज, क्या क्या हम पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट आर द यूजेस ऑफ रेसिस्टेंट वेरिएंट, समर प्लविंग इन विच द फील्ड आर प्लव डीप इन द समर टू डिस्ट्रॉय वीड एंड पेस्ट। अब कभी कभी क्या होता है, चूहे ना बड़ी लंबी लंबी नीचे तक सुरंग बना बैठे होते हैं, तो आपने देखा होगा ट्रैक्टर चलते हैं उसके ऊपर, बड़ा डीप तक खोदते हैं उसको, फिर पानी डालते हैं, उसको जोर जोर से घुमाते हैं, फिर खाद डालते हैं, वो सब करो जिसकी वजह से वो जो डीप गए होंगे वो बाहर निकले, ठीक है ना, और बाहर निकलेंगे तो दिक्कत कम होगी उससे हम लोगों